जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपी पुलिस के लिए मूल विधि कंप्लीट कर रहे थे। तो मूल विधि में लगभग 8-9 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बीच में पॉलिटी चालू करी, तो पॉलिटी की क्लास, पिछली क्लास पॉलिटी की भी हुई थी। तो आज हम लोग पॉलिटी में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो एक वीडियो में एक चैप्टर हम कंप्लीट कर देते हैं, आप चाहे वो मूल विधि हो, पॉलिटी हो या अन्य सब्जेक्ट हो। तो जितने स्टूडेंट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो जा करके प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो जरूर देख लें, चीज़ों को अच्छे से समझ लें, मूल विधि किस तरीके से कराई गई है। सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को हम कवर करते चल रहे हैं। तो ये पॉलिटी की आज सेकेंड क्लास है। जितने इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है यूपी पुलिस में, तो वहाँ पे जा करके सबसे पहले उन टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। एक भी पॉइंट यहाँ से छूटने वाला नहीं होगा, आपको सारा सब कुछ यहाँ पे डाटा आपके लिए क्लियर होगा। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जितनी वीडियो हम डालें उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे उससे मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकार। तो क्या होता है मूल अधिकार? बिल्कुल बेसिक से हमने बताया था। हमारी क्लास जब होती है तो चाहे वो फंडामेंटल पॉलिटी की हो, हिस्ट्री की हो या अन्य सब्जेक्ट की हो, मूल विधि की हो, हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक चीज़ों को कवर करते हैं। तो बेसिक सबसे पहले चीज़ें समझेंगे, इसके बाद उन चीज़ों को आगे एडवांस लेवल तक क्लियर करेंगे। तो देखते हैं मूल अधिकार क्या होते हैं। तो वह अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिए आवश्यक होते हैं। वह अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिए आवश्यक होते हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में अंकित किया गया है। जिन्हें भारतीय संविधान में अंकित किया गया है, इनकी रक्षा न्यायालय के द्वारा की जाती है, मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है। अब इसका अगर बात करें कि मूल अधिकार का जो उल्लेख है वो कहाँ पे प्रदर्शित है, तो जैसे हम जितने भाग हैं हमारे पास, ठीक है, भाग में भाग नंबर तीसरा यह संदर्भित करता है, बताता है कि मूल अधिकारों से रिलेटेड चीजें दिखाई गई हैं। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो आर्टिकल हैं वो दर्शाए गए हैं मूल अधिकार को। अब ये कहाँ से लिया गया है, या कहाँ से मिला है, या कहाँ से ये लिया गया है, तो ये जो मिलता है ये जन्म से मिलता है। ठीक है। अगर व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उस व्यक्ति को जन्म से ही ये चीज़ें मिल जाएंगी। और ये लिया कहाँ से गया है, तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से इन चीज़ों को पढ़ करके भारतीय संविधान में जो अच्छे पॉइंट्स थे, जो अच्छी चीज़ें थी, उनको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता, जैसे आर्टिकल नंबर 20 और 21। अभी आपको आगे बताएंगे कि ऐसे आर्टिकल भी हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं और कुछ भारतीयों को भी प्राप्त हैं। ऐसे आर्टिकल जो राष्ट्रपति शासन के समय, कौन से आर्टिकल जो विदेशियों को प्राप्त हैं खत्म हो जाते हैं, कौन से आर्टिकल जो विदेशियों को दिए गए हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं, या भारतीयों को दिए गए हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं। इन सब की चर्चा बहुत बेहतर ढंग से आगे होगी। तो ये आपके बात समझ में आ गई। अनुच्छेद 20 और 21 रक्षा कौन करता है इन मूल अधिकारों की, तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, या इनकी रक्षा करता है, यानी न्यायालय इसके कुल मिला के रक्षा करता है। संख्या कितनी थी, तो पहले जो संख्या थी वो 6 थी, 7 संख्या थी। कितनी थी, तो पहले थी 7, वर्तमान में है 6। तो एक जो मूल अधिकार है उसको हटा दिया गया था, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। आपको बताएंगे कि संपत्ति के अधिकार को कहाँ जोड़ा गया, कब हटाया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है, किसके द्वारा उसको ऐड करा गया, सब चर्चा होगी। तो चलिए, ये एक बेसिक टाइप था जहाँ से आपको ये इतनी चीज़ें अच्छे से समझनी चाहिए थी। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि जो हमारे पास मूल अधिकार हैं भाग 3 में उल्लेखित हैं। 12 से 35 नंबर तक आर्टिकल है हमारे पास। तो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो देखिए सबसे पहला जो मूल अधिकार है हमारे पास समानता का अधिकार, ये 1 नंबर पे है।
इसके बाद हम लोग आते हैं, ये 14 से 18 आर्टिकल है। फिर हम लोग आते हैं दूसरे पे, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक के बारे में इसमें बताया गया है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 से 24 के बारे में चर्चा की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 25 से 28 यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। फिर आता है हमारा आखिरी आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 32 से 35 की चर्चा की गई है। इसके द्वारा रिट भी जो जारी होती हैं सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ें आपने समझी कि हमारे पास टोटल कितने हैं। तो वर्तमान में टोटल हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। वो 6 मौलिक अधिकार आपको हमने यहाँ पे बता दिए हैं। चलिए अब हम लोगों को एक एक मौलिक अधिकार यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। जैसे हमने पहला मौलिक अधिकार आपको बताया, तो पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार या समता का अधिकार भी इसको कहा जाता है। तो समानता या समता के अधिकार में जो आर्टिकल है हमारे पास वो है टोटल 14 से 18। ये 19 लिख गया है, ये गलत है। 14 से 18 आर्टिकल हमारे पास दिए गए हैं, ये समानता के अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 14 देखिए, इसमें आपको 2 आर्टिकल याद रखने हैं जो ज़्यादा आर्टिकल पूछे जाते हैं। 2 कौन से अभी बताते हैं आपको, पहले इन आर्टिकल को समझ लेते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। तो आर्टिकल 14 कहता है विधि या कानून के समक्ष समानता, यानी कि विधि और कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन यानी नौकरी पाने के विषयों में समान अवसर सबको दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति के अनुमति के दूसरे देश से उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो ये जो आर्टिकल है इनमें से आपसे जो सबसे ज़्यादा आर्टिकल पूछा जाता है वो पूछा जाता है छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 15 यानी धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये 2 आर्टिकल हैं जो आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन आपको पूछता है समता या समानता के आर्टिकल से। अब अगला हम लोग आर्टिकल यहाँ पे देखते हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि आप जाकर के एक बार यूपीपी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपीपी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जब चैनल पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले में क्लिक करेंगे तो देखिएगा 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा मूल विधि की क्लासें कराई गई हैं, पॉलिटी भी चालू कर दी गई है। तो पॉलिटी की भी क्लासें आपकी होती रहेंगी। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, जो पीडीएफ ऐसी पीडीएफ मिलेगी जिसको प्रिंट फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर में जीएस रिव्यू, जो चैनल का नाम है मेरे जीएस रिव्यू, आप इसको सर्च करिएगा तो एक ऐप आ जाएगा। उस ऐप को इंस्टॉल करिएगा, डिटेल भर करके आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी। तो आपको पीडीएफ भी इसकी वहीं पे उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा देंगे। तो टेलीग्राम से भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। चलिए अब हमारे पास है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में। अब स्वतंत्रता के अधिकार को हमने बहुत डीप पढ़ाने की कोशिश करी है कि आपको यहाँ पे समस्याएं ना हो। तो डीप में क्या है कि एक एक आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार का हमने यहाँ पढ़ा है। जैसे अनुच्छेद 19 या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपनी बात को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अब इसमें आर्टिकल जो दिए गए हैं वो आप समझ लो। जैसे 19 का आ क्या कहता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें है। तो प्रेस का मतलब बोलने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 के ए में है। ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा 19 के बी में कहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार एकत्र करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, यानी सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19 का ए कहता है कि बोल सकते हो आप कहीं भी, कुछ भी जा करके बोल सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति को
उससे आपके विचारों से, आपके बोलने से आहत नहीं होना चाहिए, उसको परेशानी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बोलने की स्वतंत्रता। फिर आप क्या कर सकते हो, 19 का बी में कहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से आप कहीं भी सभा आयोजित कर सकते हो, लेकिन उस सभा में कोई भी हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए। फिर 19 का सी क्या कहता है कि समूह बनाने की स्वतंत्रता, यानी संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो आपको 19 में दी गई है। फिर 19 का डी क्या कहता है कि भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आप संपूर्ण भारत में आप कहीं भी किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं। आपका कोई ऐसा नहीं है कि वीजा लगेगा, टैक्स लगेगा, इस तरीके से कोई सुविधा नहीं है। आपको कोई भी राज्य रोक नहीं सकता है अपने राज्य में आने के लिए। 19 का ई क्या कहता है कि कहीं भी देश के अंदर निवास करने की स्वतंत्रता है। ये अपवाद जम्मू कश्मीर को छोड़ करके चीजें कही गई थी कि आप कहीं भी देश में जाकर के निवास कर सकते हैं। इसका एफ क्या कहता है, तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार के बारे में इसको बताता है। तो यह समाप्त किया गया था, जिसका उल्लेख 19 के एफ में था। ठीक है, 19 का जी क्या कहता है, व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो ये आर्टिकल थे जो 19 में थे। आपको एक एक आर्टिकल यहाँ पे समझना चाहिए जब क्वेश्चन बीच से फ्रेम होता है कि 19 का सी यानी कि बताता है कि समूह बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। वो फिर आपको फॉर्मेट देता है कि 19 का सी, 19 का डी, 19 का ए, 19 का बी। तो यहाँ पे आपकी हालत खराब होने लगती है। तो इन चीज़ों को आपको डिटेल से अच्छे से चीज़ें समझनी है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 20। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 20 कहता है अपराधों में दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों में दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। जैसे क्या संरक्षण प्रदान करता है कि जैसे अपराध के समय बने कानून की सजा के अनुसार ही व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। कि जैसे आज आपने अपराध किया, आज चल रहा है 2025 और आज आपने अपराध किया है और आपको सजा जो मिली है 3 साल बाद, आपकी केस की सुनवाई होने के फाइनल जजमेंट 3 साल बाद यानी कि 28 में मिली है, और बीच में सजा के प्रावधान बदल गए। जैसे आज अभी आपकी जो सजा होनी हो, आज के प्रावधान के हिसाब से आपको अधिकतम 1 साल की सजा दी जा सकती थी, लेकिन 3 साल बाद जजमेंट आया, तब सजा का प्रावधान हो गया कितना, 3 साल, यानी 5 साल की सजा हो गई, मान लो 5 साल की। लेकिन आपने गुनाह 25 में किया है तो आपको जो सजा मिलेगी वो 25 के कानूनों के तहत दी जाएगी, ये बात है। इसके अलावा अपराधों में दोष सिद्ध करने के संबंध में जो संरक्षण मिलता है, इसके अलावा जैसे खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, कि प्रेशराइज्ड आपको कानून नहीं कर सकता है कि आप ये स्वीकार करें कि ये काम आपने ही किया है। इस तरीके के कृत्य कानून कभी नहीं करता है और ना ही वो करने के लिए वो इस तरीके का प्रयास करेगा, क्योंकि यह स्वतंत्रता का अधिकार है व्यक्ति का, यह एक फंडामेंटल राइट्स है और व्यक्ति इस पे एक्शन ले सकता है। और इसके अलावा जैसे एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि उसको व्यक्ति को 2 बार सजाएं दी जा सकती हैं। एक अपराध के लिए 1 बार सजा का प्रावधान है। तो ये जो आर्टिकल है अपराधों के दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण जो देता है, आर्टिकल 20 देता है। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यही 2 आर्टिकल हैं 20 और 21, कि जब भारत में राष्ट्रपति शासन में लग जाए, पूरी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था या सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएं और सारे फंडामेंटल राइट्स समाप्त कर दिए जाएं, तब सिर्फ आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये 2 आर्टिकल हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। ये आर्टिकल आपको जीवन जीने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधक के रूप में काम करते हैं। जैसे आर्टिकल 20 है कि अगर आपको पकड़ भी लिया जाएगा तो आपको स्वयं की गवाही देने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा अपराध के संबंध में, और आपको एक बार के लिए एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, या फिर गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके के जो प्रावधान है 20 में और 21 में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार जो है वो 21 के अंतर्गत है। यानी कि इसका जो विस्तार है खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप
स्वच्छ पानी पीने का अधिकार रखते हैं, स्वच्छ खाना खाने का अधिकार रखते हैं, स्वच्छ वायु लेने का अधिकार रखते हैं, स्वच्छता जगह पे रहने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाओ, किसी भी बड़े 5 स्टार 7 स्टार लग्जरी होटल वगैरह में चले जाओ, वहाँ पे आपको पानी पीने, यहाँ पे लिखा है ना कि स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, तो कोई भी होटल आपको पानी पीने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ये एक चीज़ें हैं कि आप जैसे इसी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी में भी आया था एक, कि निजता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है। एक बार प्रश्न आया था कि मनपसंद शादी करना यानी लव मैरिज का शादी करना का की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 21 देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21 देता है। तो इस तरीके के जो आर्टिकल हैं वो किसमें उल्लेख, जो अधिकार दिए गए हैं किसमें? अनुच्छेद 21 में है। अब अनुच्छेद 21 का भी है, तो अनुच्छेद 21 के का में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो गिरफ्तारी के संरक्षण को में अधिकार दिखाने का प्रयास करता है अनुच्छेद 22। जैसे कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है थाने से, पुलिस विभाग या कोई अन्य आता है, तो आप उस थानेदार से, आप उस व्यक्ति से यह पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि आप किस वजह से मुझे गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को नज़दीकी मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने उपस्थित कराना भी होता है। ठीक है, उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने का भी अधिकार यानी वकील करने का भी अधिकार होता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जिस तरीके से क्लास करा रहे हैं आप पूरे यूट्यूब में अच्छे से जाकर देख लीजिएगा जाकर के। इस तरीके से कंटेंट, ये टोटल कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इस तरीके से कंटेंट आपको डिस्क्रिप्टिव कंटेंट शायद ही मिल पाए, तो आप बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा। बहुत अगर ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत की जा रही है, और हम उम्मीद जताते हैं कि चीज़ें आपके समझ भी आ रही हैं, जिस तरीके के कमेंट आते हैं, जिस तरीके से आपकी डिमांड रहती है क्लास की, तो बहुत चीज़ें बेहतरीन करने के लिए में प्रयास किया जाता है कि आपको कंटेंट और अच्छे से अच्छा दिया जा सके, जो एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतर साबित हो सके। तो दोस्तों, आप अच्छे से इन चीज़ों को नोट करिएगा। समस्याएं हैं नोट करने में, तो आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा, बता दिया है आपको तरीका। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अगला अधिकार है जिसमें 23 से 24 के बीच अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, 23 कहता है कि मानव व्यापार या बालात श्रम या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से जो कम आयु के उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी भी कारखाने, जोखिम जगह, फैक्ट्री, इन जगह पे वो काम नहीं कर सकते। यानी बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध है वो किसमें है? अनुच्छेद 24 में है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 25 से 28 है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 25 कहता है धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने का अधिकार व्यक्ति को है। व्यक्ति को ये पाबंदी नहीं है कि आप अगर हिंदू हैं तो आप मुस्लिम समुदाय से नहीं जुड़ सकते, या मुस्लिम धर्म के जा कर के आचरण नहीं स्वीकार सकते, या मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते, या उनकी पूजा पाठ में या संलिप्त नहीं हो सकते। इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है। अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार, यानी धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार का मतलब है विकलांगों के लिए जो 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा इसमें भी दर्शाई गई है। किसमें? अनुच्छेद 26 यानी विकलांग जो है वो 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिखाया गया है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों को संपोषित करने का अधिकार दिखाता है। यानी कि संपोषित करने का अधिकार का मतलब ये है कि इसमें टैक्स के लिए ये बाध्य नहीं होंगे जितने धार्मिक स्थल होंगे। ठीक है, धर्म के लिए किसी भी व्यक्ति से टैक्स नहीं लिया जा सकता है। धर्म के लिए किसी भी व्यक्ति से टैक्स नहीं लिया जा सकता है। 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने का अधिकार, यानी कि इसका ये मतलब है कि किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यानी कि धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। किसी भी संस्थान, विद्यालय या इस तरीके की जो संस्थाएं हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करने का काम कर रही हैं, उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये आर्टिकल 28 कहता है।
तो आई होप आपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 30 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो इसमें क्या है कि यह धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। जैसे अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण प्रदान करना अनुच्छेद 30 में दर्शाता है। तो ये टोटल जो आर्टिकल है यानी कि ये अधिकार है, यह किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों को इससे संबंधित है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। चलिए अगला हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 आता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, कि जैसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार में हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि मूल अधिकारों के हनन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 32 ये हमें बताता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो अब वो कहता है कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कही है। अब हमने आपको बात बताई कि आप रिट दायर कर सकते हैं। तो रिट दायर जब आप करेंगे तो न्यायालय में 5 प्रकार की रिट दायर की जा सकती है। ये देख लीजिए ऐप है, जब आप सर्च करेंगे जीएस रिव्यू ही सर्च कर लेना प्ले स्टोर में, ये ऐप आपको इस तरीके से आप सर्च करके देख लीजिएगा। आप चाहे कैपिटल करिए या स्मॉल पे कर लीजिए, तो आपको ऐप मिल जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये इंटरफेस आपको आएगा। इसके बाद आप मेरी मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, और आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप क्लास दे सकते हैं, आप सिलेबस चीज़ों का देख सकते हैं। कई वहाँ पे सिलेबस अपडेट किए गए हैं, कई टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब न्यायालय, हमने बताया कि आपके अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट दायर कर सकता है, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। वो जहाँ पे जाना चाहे वहाँ पे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट। आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अब तो रिट जो जारी होती है वो 5 है, उसके 5 प्रकार हैं। जैसे क्या है कि बंदी प्रतिरक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख या अधिकार प्रेक्षा, जो 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। 5 प्रकार की रिटें या आदेश, इसी रिट को ही आदेश कहा जाता है, आदेश जारी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि रिट कितनी जारी की जा सकती हैं। अब आर्टिकल नंबर देखते हैं 33, 34, 35। 33 क्या है? तो सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग ये सभी अधिकारों को नहीं मांग सकती है। इसके लिए कानून संसद बनाती है। यानी कि जो सेना में है, जो सशस्त्र बल में है, जो खुफिया विभाग में है, उनके लिए क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी हम कॉमन मैन से हट करके हो जाती हैं। जितने अधिकार हमको दिए जाएंगे उतने अधिकार इन सैनिकों को कभी भी नहीं मिलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 34 क्या है? संसद को शक्ति है कि वो मार्शल लॉ के तहत मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है, रोक लगा सकते हैं। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि संसद मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। भाई जो सेना में, खुफिया विभाग में या सशस्त्र बल में होगा, तो अनुच्छेद 19 तो कहता है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है और हम बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं। लेकिन जो सैनिक होगा, जो सोल्जर होगा, उसको ये अधिकार, इस तरीके के अधिकार नहीं दिए जा सकते। उसके अधिकारों को बनाने के लिए संसद अपना कानून बनाती है, उसी के तहत उनको नियमावली मिलती है और उसी के तहत वो काम करते हैं। अगर वो इस तरीके से हमारे जैसे अधिकार को कॉमन मैन के तरीके से अधिकारों का इस्तेमाल करने लगे तो शायद चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब नोट में देख लेते हैं कि जब अनुच्छेद 352 होता है, यानी राष्ट्रीय आपात यानी युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के समय अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता।
सकता है। अनुच्छेद 20-21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है, बाकी अनुच्छेद समाप्त हो जाएंगे। ये हमने बात ऊपर भी आपको बताई थी, अनुच्छेद 20 क्या है और 21 क्या है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि विदेशी नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त नहीं है वे अधिकार कौन से हैं। तो अनुच्छेद 15 नहीं है, 16 नहीं है, 19 नहीं है, 29 नहीं है और 30 नहीं है। ठीक है, ये अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब मूल अधिकारों की जो सबसे पहले मांग करी थी वो करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तब उन्होंने मांग करी थी। मूल अधिकारों का जो प्रारूप तैयार किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। तो दोस्तों ये जो क्लास थी तो ये चीज़ आप अच्छे से बिल्कुल इसी तरीके से देखिएगा। अब देख लीजिए, आपको बता दें कि अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत इसकी आप पूरी डिटेल इसकी आपको मिल जाएगी। आप अगर यूपीएसआई का बैच देखना चाहेंगे तो सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे, सामान्य अध्ययन के नोट्स मिलेंगे, यूपी स्पेशल मिलेगा, इसके अलावा मूल विधि और पॉलिटी मिलेंगे। 4 बुकलेटें आपको मिलेंगी किसमें, यूपीएसआई के लिए। कांस्टेबल में आप जुड़ेंगे तो ये वाली बुकलेट मूल विधि की हट जाएगी, आपको ये 4 बुकलेट स्टार्टिंग की मिलेगी। तो पूरी डिटेल चैनल में आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा तो ऐप से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप ऐप ज़रूर इसका डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।